हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोनू पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 फिजिक्स के क्लास 9th का थर्ड चैप्टर बल तथा गति का नियम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सिर्फ क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जनरल कंपटीशन में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूं सवाल पे। आज का फर्स्ट सवाल है, जड़त्व का गुण होता है प्रत्येक वस्तु में, किसी वस्तु में या किसी भी वस्तु में नहीं, केवल गतिशील वस्तु में। तो दोस्तों, इसका सटीक आंसर हो जाएगा प्रत्येक वस्तु में। जड़त्व का गुण जो है प्रत्येक वस्तु में होता है। और हाँ, आपको पता होगा कि जड़त्व का गुण क्या होता है ना। अगर आपको नहीं पता है कि जड़त्व क्या है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिख दें, ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं तो जड़त्व के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, कार्य का, त्वरण का कि वेग का? तो दोस्तों, न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है। न्यूटन बल का मात्रक होता है। और हाँ, बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। F बराबर क्या होता है? ma। तो उस अनुसार से यहाँ से एक और SI मात्रक निकलता है, जिसे m का द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान का हो जाता है किलोग्राम, और a यानी क्या? एक्सेलरेशन, त्वरण, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का SI मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी आपको याद रखना है, न्यूटन भी और किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड भी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी। और नेक्स्ट है कार्य। अच्छा, कार्य का SI मात्रक क्या होता है? कार्य का SI मात्रक होता है जूल, और त्वरण का तो अभी मैंने आपको बताया ही, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और वेग का मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको संवेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। संवेग को सूचित किया जाता है P से। संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहा जाता है। P बराबर mv होता है। P बराबर क्या होता है? mv। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है पिंड का वेग आधा करने से, यानी v को अगर आधा कर दें, मान लीजिए v/2 कर देंगे, /2 v/2, तो पूरा आधा हो गया ना, तो संवेग भी आधा हो जाएगा। तो इसका पहला आंसर सही होगा। आगे है, किसी गतिशील पिंड का संवेग व्यक्त किया जाता है। किसी गतिशील पिंड का संवेग व्यक्त किया जाता है, यानी यही फॉर्मूला पूछ रहा है। दोस्तों, संवेग यानी P बराबर, मैंने अभी आपको बताया, P बराबर क्या होता है? mv। m बोले तो द्रव्यमान, अभी बोले तो वेग। तो इसका आंसर क्या होगा? द्रव्यमान गुना वेग। नेक्स्ट है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत पे, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत पे, या संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे? तो दोस्तों, रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे है, जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे जड़त्व कहा जाता है। कोई भी पिंड अपने विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। आगे है, 1 किलोग्राम पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है। दोस्तों, 1 किलोग्राम पिंड यानी 1 किलोग्राम क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान, यानी m का मान दिया हुआ है, m बराबर 1 kg। चलिए, और 1 न्यूटन बोले तो बल का मान दिया रहा है, यानी F बराबर कितना दिया हुआ है? 1 न्यूटन। तो चलिए, पूछ क्या रहा है? ऑप्शन में क्या है? मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से चलता है। तो दोस्तों, बल की बात आई तो बल में संबंध तो m, a और f में ही रहता है ना। तो जब भी आंसर होने वाला है तो त्वरण से ही रिलेटेड होने वाला है। तो दोस्तों, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर ma फॉर्मूला होता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1/1, यानी f
F बराबर ma, तो A बराबर हो जाएगा आपका A बराबर हो जाएगा F बटा m। तो F का मान दिया हुआ 1 न्यूटन और m का मान भी दिया हुआ 1 न्यूटन, मतलब 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से चलता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी डी। चलिए नेक्स्ट है, किसी बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या वर्ग के भी समानुपाती होता है, या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा गौर फरमाइए इस पर। किसी बल के कारण, तो बल की बात आई ना, तो आपको पता है कि बल F बराबर फॉर्मूला होता है क्या, ma, F बराबर ma। आप पूछ रहा है पिंड में उत्पन्न त्वरण पिंड के द्रव्यमान की यानी त्वरण की बात कर रहा है, तो त्वरण बराबर यहां से हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो A बराबर क्या हो जाएगा, F बटा m, A बराबर F बटा m। तो देखिए अगर बल की बात कहे ना, तो त्वरण जो है बल का समानुपाती है और त्वरण जो है द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती है। पूछ क्या रहा है, पिंड द्रव्यमान के, तो त्वरण जो है पिंड के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला है, किसी पिंड के संवेग में प्रति सेकेंड उत्पन्न परिवर्तन का मान। दोस्तों संवेग में प्रति सेकेंड उत्पन्न परिवर्तन का मान बराबर होता है, चलिए संवेग में परिवर्तन की बात कर रही है, माना कि उसको कुछ समय में उसका संवेग m भी था, है ना, और कुछ ही सेकंड के बाद उसके संवेग में परिवर्तन हो गया, है ना, तो प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड के बाद मान लीजिए उसका परिवर्तन हो गया क्या, mu। तो अगर इसको माइनस यानी परिवर्तन मतलब क्या होता है, माइनस, तो उसका मान t सेकेंड में, तो m भी माइनस mu हो गया। दोस्तों यहाँ से अगर हम m कॉमन ले लें तो क्या होगा, m इंटू भी माइनस यू बटा टी, और भी माइनस यू बटा टी जैसा कि आपको पता है बराबर क्या होता है, a। तो m a और m a किसका फॉर्मूला होता है, बल का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि किसी पिंड के संवेग में प्रति सेकंड उत्पन्न परिवर्तन का मान बराबर होता है किसका, बल का, तो बल का मान देगा, ये बल आंसर हो जाएगा। अगला है, बल का मान बताता है। तो दोस्तों बल का मान जो है गति के दूसरे नियम से प्रयोग करके निकलता है। तो बल का मान, बल का व्यंजक कौन बताता है, गति का दूसरा नियम। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के वेग दुगना करने पर कौन सी राशि 2 गुना हो जाएगी। तो वेग से रिलेटेड किसमें है ये ऑप्शन में देखना है। तो वेग ऊर्जा, तो ये ऑप्शन पक्का है कि ऊर्जा नहीं होगा, या तो बल हो सकता है, बल भी नहीं होगा, F बराबर m भी याद रखिएगा, F बराबर ma, तो इसमें वेग भी नहीं आ रहा ना, या तो त्वरण होगा या संवेग होगा। तो आपको पता है संवेग P बराबर m भी फॉर्मूला होता है, जब अगर v को दोगुना कर देंगे तो संवेग भी 2 गुना हो जाएगा, अगर वेग को आधा कर देंगे तो संवेग भी आधा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे है, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है गति के दिशा में, गति के विपरीत दिशा में, या गति के लंबवत दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों घर्षण बल जो है हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। चलिए अगला है, बल को होता है केवल परिमाण केवल दिशा। दोस्तों आपको तो पता है कि बल क्या है, एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, और जो राशि सदिश होता है उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो बल को होता है दोनों, परिमाण भी और दिशा भी। चलिए आगे है, आवेग का मात्रक होता है, आवेग का मात्रक होता है। तो दोस्तों आवेग बराबर, आवेग का इंग्लिश होता है इम्पल्स, I बराबर होता है F गुना T, F गुना
टी। तो एफ का मात्रक क्या होता है, मतलब बल, बल का मात्रक न्यूटन, और समय का आप जानते हैं सेकेंड। तो आगे का मात्रक क्या निकल गया, न्यूटन सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगला है, जब बस अचानक रुकती है, जब बस अचानक रुकती है तो खड़े यात्री आगे की ओर झुक जाता है। यह न्यूटन के किस गति के नियम को बताता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहला, जब बस अचानक रुकती है तो खड़े यात्री आगे की ओर झुक जाता है। यह न्यूटन के प्रथम गति के नियम को बताता है। चलिए आपको प्रथम गति का नियम पता होगा, अगर पता नहीं है तो मैं बोलता हूं वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और जाने के बाद वहां कमेंट करें ताकि मैं अगले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलिए आगे है, गाड़ी में बैठा यात्री, गाड़ी में बैठा यात्री गाड़ी खुलने पर पीछे की ओर झुक जाता है। गुरुत्व बल के कारण, विराम के जड़त्व के कारण, डर के कारण या गति के जड़त्व के कारण। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे शरीर के दो भाग, एक निचली भाग एक और ऊपरी भाग। जब गाड़ी पर हम बैठे रहते हैं तो हमारा नीचे वाला भाग जो होता है वो गाड़ी के संपर्क में रहता है, और जैसे ही गाड़ी खुलती है वो हमारा निचला भाग गाड़ी के संपर्क में रहने के कारण गाड़ी के साथ ही चलना प्रारंभ कर देती है। लेकिन हमारा ऊपरी भाग विराम की अवस्था को कायम रखना चाहती है, जिसके कारण नीचे वाला जो हिस्सा है आगे की ओर बढ़ जाता है और ऊपर वाला हिस्सा वहीं का वहीं रहता है, जिसके कारण वो पीछे की ओर झुक जाती है। तो दोस्तों ये विराम के जड़त्व के कारण हुआ, यानी ऊपरी भाग वाला जो भाग था वो विराम की अवस्था में ही रहना चाहता था, जिसके कारण वो पीछे झुक गया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, विराम के जड़त्व के कारण। चलिए आगे है, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से प्राप्त होता है। दोस्तों इस प्रकार का एक क्वेश्चन और ऊपर आया था, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का। चलिए अगला है, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से परिभाषा मिलती है। दोस्तों वहां पर क्या था, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से, तो द्वितीय गति के नियम से बल का मान प्राप्त होता है, व्यंजक प्राप्त होता है, लेकिन प्रथम गति के नियम से बल का परिभाषा भी मिलता है और जड़त्व का भी परिभाषा मिलता है। चलिए अगला है, तेजी से आते क्रिकेट गेंद को रोकने में आसानी होती है यदि हाथ को स्थिर रखा जाए। नहीं, अगर हाथ को स्थिर रखते हैं तो गेंद से हमारे हाथ में चोट लग जाता है। अगला है, हाथ को गेंद के गति की विपरीत दिशा में गतिशील रखा जाए तब तो और चोट लग जाएगा। अगला है, हाथ को गेंद की गति की दिशा में गतिशील रखा जाए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आप जानते होंगे जब गेंद आती है तो गेंद को रोकने में क्या करते हैं, आसानी से रोकने में हम अपने हाथ को पीछे की ओर ले लेते हैं ताकि चोट कम लगे और आसानी से हमारे हाथ में गेंद आ जाए। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला है, एक कण नियत वेग से गति कर रहा है। एक कण है या पिंड है, नियत वेग से गति कर रहा है, तो इस कथन का क्या तात्पर्य है, कण विराम में है? नहीं, अगर वेग से गति कर रहा है अगर कोई कण तो विराम में हो सकता है क्या? नहीं ना। अगला है, कण वक्र पथ पर गतिमान है। ऊपर में क्या कर रहा है, कण नियत वेग से, नियत वेग का मतलब एक समान चाल से, ना उसकी वेग में ना उसका वेग बढ़ता है ना उसका वेग घटता है, तो वक्र पथ पर चलेगा तो पक्का है कि उसका वेग में अंतर होगा। नेक्स्ट तीसरा क्या ऑप्शन है, कण का त्वरण शून्य है। हाँ, त्वरण शून्य का मतलब क्या हुआ, वेग ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, यह सरल रेखा में गतिमान है। चौथा है, कण वितीय पथ पर गति कर रहा है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। कण का त्वरण शून्य है और यह सरल रेखा में गतिमान है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सटीक आंसर होगा। चलिए आगे है,
यदि किसी पिंड पर आरोपित बाह्य बल का मान 0 हो तो पिंड अवश्य ही विराम में होगा, पिंड अवश्य ही गति में होगा। पिंड या तो विराम में या तो समरूप वेग से गतिशील होगा, पिंड त्वरित होगा। दोस्तों, अगर कोई पिंड या फिर वो विराम में हो या फिर वो गति में हो, अगर उस पर आरोपित बाह्य बल का मान 0 हो, मतलब उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, तो अगर वो वस्तु पहले से विराम की अवस्था में है वो फिर से विराम में ही रह जाएगी। लेकिन अगर वो वस्तु गतिमान की स्थिति में है तो वो फिर से वो गतिमान में रह जाएगी, है ना। तो यहाँ ऑप्शन कह रहा है क्या होगा, पिंड या तो विराम में या तो समरूप वेग से गतिशील होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट है, m द्रव्यमान का पिंड v वेग से, वेग नहीं v वो वाला वेग होगा, m द्रव्यमान का पिंड v वेग से चलकर एक दीवार से टकराता है और टक्कर के बाद पुनः उसी वेग से विपरीत दिशा में लौट आता है, तो पिंड के संवेग में परिवर्तन का मान होगा। दोस्तों, m द्रव्यमान का कोई पिंड है और v वेग से चलकर एक दीवार से टकराता है, तो उसका संवेग क्या होगा, mv। उसका संवेग क्या होगा, mv, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान m है और वेग v, तो द्रव्यमान गुना वेग mv कर दिए। अब क्या कर रहा है, टक्कर के बाद पुनः उसी वेग से विपरीत दिशा में लौट जाता है, तो विपरीत दिशा में लौटा तो उसका संवेग mv ही रहेगा, लेकिन उसका दिशा चेंज हो गया ना, इसलिए माइनस लगेगा। अब क्या कर रहा है, तो पिंड के संवेग में परिवर्तन का मान होगा। परिवर्तन का मतलब क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन का मान मतलब होता है अंतर, तो इसका अंतर कर देंगे, इसको अंतर। तो mv माइनस माइनस mv, तो mv माइनस माइनस प्लस, तो mv प्लस mv, तो क्या हो जाएगा 2mv, तो 2mv। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 2mv सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा, यदि वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, कोई असंतुलन बल नहीं लग रहा है, या परिणामी बल 0 नहीं है, या कोई एकल बल लग रहा है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असंतुलित बल नहीं लग रहा है। अगर आपको संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं बोलता हूं फिर से, आपको कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं अगला वीडियो में मैं आपको सारा पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आपको क्लियर है तो अच्छी बात है। चलिए आगे है, जब एक वस्तु त्वरित होती है, त्वरित होती है, यहाँ जब एक वस्तु त्वरित होती है तो इसकी चाल हमेशा बढ़ती है, इसका वेग हमेशा बढ़ता है, यह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है कि इस पर कोई बल अवश्य लगता है। दोस्तों, त्वरित की बात कर रही है ना, तो या तो वेग बढ़ता है या तो वेग घटता है। वेग बढ़ता भी है तभी त्वरण उत्पन्न होता है, वेग घटता भी है तो त्वरण उत्पन्न होता है ना। तो इसकी चाल हमेशा बढ़ती है, ये भी नहीं होगा। इसका वेग हमेशा बढ़ता है, जी नहीं, वेग जब घटेगा फिर भी होगा, अब बढ़ेगा फिर भी होगा। यह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है नहीं, इस पर कोई बल अवश्य लगता है। हाँ दोस्तों, जब वस्तु पर बल लगेगा तभी तो वो त्वरित होगा, है ना। अगर आप साइकिल चला रहे होते हैं एक समान चाल से, तो एकाएक आप बल लगाते हैं पेंडल पर, तो आपकी साइकिल क्या होता है, थोड़ा सा तेज हो जाता है, उसका वेग जो है बढ़ जाता है, यानी कि त्वरण उत्पन्न वहाँ होता है ना। तो बल लगाने के बाद ही त्वरण उत्पन्न हुआ, तो अगर बल अब लगेगा तभी तुरंत उत्पन्न होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला है, यदि वस्तु A और B के द्रव्यमान क्रमशः 8 kg तथा 18 kg हो तो A का जड़त्व अधिक है, B का जड़त्व अधिक है, A और B दोनों के जड़त्व समान है कि B का जड़त्व A के जड़त्व का आधा है। दोस्तों, जिसका द्रव्यमान अधिक है उसका जड़त्व का गुण भी अधिक होगा। तो दोस्तों, द्रव्यमान किसका अधिक है ना, बी का है, क्योंकि बी 18 kg है और ए 8 kg है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, बी का जड़त्व अधिक होगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का वेग
दुगना करने पर कौन सी राशि दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा समवेग सही आंसर होगा। आगे बल का मात्रक है दोस्तों, इस प्रकार का मैं बताया था कि बल का दो मात्रक होगा, एक न्यूटन है ना, और दूसरा क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला है बल का मान यदि 2 गुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान होगा। दोस्तों बल का मान अगर दुगना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान, अब आपके मन में चल रहा होगा आखिर ये बल आघूर्ण क्या होता है ना। तो बल आघूर्ण के बारे में भी अगर आप चाहते हैं एक्सप्लेनेशन तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। दोस्तों बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना क्रिया रेखा की लंबाई। तो बल आघूर्ण न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का मात्रक होता है, ये आपको याद रखना है ना। तो अगर बल का मान 2 गुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान भी 2 गुना हो जाता है। आगे है बालकों के 2 समूह एक रस्सी की विपरीत दिशाओं में खींचते हैं। एक रस्सी है, ठीक है, इधर भी बालक है, बालकों का समूह, इधर भी बहुत ही बालकों का समूह है, और प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है। यानी इधर से भी 10 न्यूटन का बल लगा रहा है और इधर से भी 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो रस्सी में परिणामी बल क्या होगा दोस्तों, अगर इधर से भी 10 न्यूटन का बल से खींचा जाए, इधर से भी खींचेगा, क्या रस्सी पर को प्रभाव पड़ने वाला है, आदमी वहीं का वहीं रह जाएगा, कोई भी किसी की ओर खिंचाएगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ परिणामी बल 0 न्यूटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है। दोस्तों मैंने अभी भी बताया था आपको, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुना बलों की क्रिया रेखा की बीच की लंबवत दूरी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही आंसर। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।